तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर जो उस राय को जो मुसलमानों ने दी है पाकिस्तान और चीन से जोड़ दिया। Even 2.5% of the Muslim, if they send the objection, it will be stopped. हर चीज में आपको विदेशी ताकतें और खासतौर से पाकिस्तान नजर आता है। वो तत्व लगे हुए हैं जो जाकिर नाइक के साथ हैं, जो आईएसआई के साथ हैं, जो तालिबान के साथ हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी देश में अंदरूनी दखल कट्टरपंथी ताकतें विदेश से दे रही हैं। आज महाभारत में बात होगी एक ऐसी साजिश की जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के अंदरूनी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय साजिश कैसे हो रही है, आज इसे लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली। देश में इस वक्त वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी है, लेकिन इस बिल में वोटिंग के लिए एक प्रक्रिया जारी की गई, क्यूआर कोड जारी किया गया। अब इस क्यूआर कोड के जरिए लोग अपनी राय भेज रहे थे, लेकिन क्या ये राय देश की आम जनता दे रही थी? क्योंकि जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो सवाल गंभीर खड़े करती है। क्या देश के बाहर बैठे कट्टरपंथी, देश के बाहर बैठे आतंकवादी वक्फ बिल को रोकने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके उन्होंने ये राय भेजी? बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे की भी तस्वीरें दिखाई। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जेपीसी को जो सुझाव मिले उनमें ऐसी भाषा है जो एक जैसी लगती है। वो AI जनरेटेड रिस्पॉन्सेज हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तकरीबन 1.25 करोड़ रिस्पॉन्स और फीडबैक जो मिले, वो ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथियों ने, वो बाहर बैठे आतंकियों ने किस तरह से पाकिस्तान और चीन में बैठे लोगों ने भेज दिया। वो ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो एक जैसी भाषा है, एक जैसी सोच। उन्होंने कहा कि क्या ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिख दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। आज सवाल यही पूछ रही हूं कि वक्फ बिल ना आए, इसे लेकर क्या सबसे बड़ी साजिश रची गई? आज आपको वो साजिश भी बताऊंगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, और महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या ये साजिश हुई है? वक्फ बिल की वोटिंग एक साजिश है, जैसा कि निशिकांत दुबे बोल रहे हैं। एक रिपोर्ट पहले देखिए। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो चाइना जैसे देश हैं। वक्फ बिल पर वोटिंग हुई हैक, जिस तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर जो क्यूआर कोड कौन स्कैन कर रहा था? वो तत्व लगे हुए हैं जो जाकिर नाइक के साथ हैं, जो आईएसआई के साथ हैं। दरअसल वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की तरफ से सुझाव मांगे गए थे। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा फीडबैक आए हैं। अब यह आंकड़ा सवालों के घेरे में है। आंकड़ों के पीछे चीन, आईएसआई, कट्टरपंथी संगठन और भगोड़े जाकिर नाइक का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आंकड़ों पर सवाल उठाए और गृह मंत्रालय से जांच की मांग की है। निशिकांत के दावे के मुताबिक जेपीसी को एक ही सर्वर से मिले लाखों सुझाव, 1 करोड़ 25 लाख पत्रों की भाषा एक जैसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भेजे जाने की संभावना। क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हाथ? वक्फ बिल के खिलाफ आईएसआई का हाथ है? चीन और जमाते इस्लामी की भी साजिश? इसका सीधा मतलब यह है कि एक ही मशीन से वक्फ बिल के खिलाफ लाखों वोट जुटाए गए। या आम मुसलमानों के वोट नहीं, बल्कि सिस्टम से छेड़छाड़ करके वक्फ के खिलाफ वोट दिलाए गए। जिस तरह से क्यूआर कोड बनाए गए, जिस तरह से सर्वर यूज किया गया, वो देश और देश से बाहर जो, देश के बाहर जो वो तत्व लगे हुए हैं, जो जाकिर नाइक के साथ हैं, जो आईएसआई के साथ हैं, जो तालिबान के साथ हैं, या जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो चाइना जैसे देश हैं, जो खंडित करना चाहते हैं। जेपीसी के एक मेंबर और बीजेपी सरकार के सांसद निशिकांत दुबे ने उस राय को जो मुसलमानों ने दी है पाकिस्तान और चीन से जोड़ दिया। अब निशिकांत के आरोपों पर वीएचपी ने भी मोहर लगा दी है। अचानक एंट्री होती है देश के भगोड़े जाकिर नाइक की, अचानक एंट्री होती है आईएसआई की,
हमने देखा कि कम्यू जिहादी जो गैंग है वो अचानक एक्टिवेट हो जाता है और लगातार AI के माध्यम से या पता नहीं कितने माध्यमों से 1 करोड़ से ज्यादा मेल भेज दिए जाते हैं। वक्फ बिल संशोधन को लेकर देश में सियासी गतिरोध का अंदाजा तो हर किसी को था। बीजेपी खुद विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही थी, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स की एंट्री का दावा किया गया वो न केवल हैरान करने वाला है बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी कई सवाल खड़े करता है। जितनी बड़ी भारत सरकार तमाम सारी एजेंसी रहा है, आई भी है और भी है। अरे चेक कर लो कि मेल आए कहाँ से हैं। जो मेल भेजने वाला होता है वो सब पता होता है कि विदेश से आए कहाँ से आए हैं। तो ये सब बकवास है। तिरुपति के अंदर जो लड्डू का मामला आया जिसके अंदर बीफ की चर्बी शामिल की गई थी, उसमें तो कई करोड़ लोगों ने एतराज किया है। तो क्या उसके अंदर भी विदेशी ताकतें शामिल हैं? इस तरीके के बेबुनियाद बातें करके आप देश को क्यों बांटना चाहते हैं? इन आरोपों से इतर MIM चीफ ओवैसी बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। वक्फ बिल में संशोधन को मुसलमानों के हक छीनने की कोशिश बता रहे हैं। आप पूरा स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। बदलाव हिंदुस्तान के कानूनों में होना है। बिल भारतीय संसद में पेश किया गया। मुद्दा भारतीय मुसलमानों से जुड़ा है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल में दिलचस्पी चीन, पाकिस्तान, जमाते इस्लामी, बांग्लादेशी को ज्यादा है। कट्टरपंथियों को इसमें नफरती एजेंडा नजर आ रहा है। तो भगोड़े जाकिर नाइक को उन्माद फैलाने का एक और मौका मिल गया। खबरों के मुताबिक आतंकी जाकिर नाइक पाकिस्तान में है और वहीं से वक्फ पर झूठ परोसने का काम शुरू कर चुका है। Even if 5 million Muslim, even 2.5% of the Muslim, if they send the objection and they reject this Waqf Board amendment bill, it will be stopped. भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों की लिस्ट में आतंकी जाकिर नाइक इकलौता नहीं है जो भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर सुपर एक्टिव है। दावा है कि सरहद पार से भी इस बिल पर नजर रखी जा रही है। भारत में जारी सियासत की मॉनिटरिंग हो रही है। आंकड़ों में हेरफेर कर प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन यकीन मानिए, अगर निशिकांत दुबे के आरोपों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज स्टूडियो में महाभारत होगी। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन पहले आपको यह बताऊं कि जिस तरह की एक साजिश की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं, क्या वक्फ के नाम पर एक साजिश हो रही है, उसकी एक उदाहरण क्या दिल्ली में मिला, ईदगाह से मिला। आप उसकी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ईदगाह में, वहां पर दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की एक तैयारी हुई। वो तस्वीर जरा देख लीजिए। वहां पर ये मूर्ति लगाई जानी थी। अब इस जमीन के लिए DDA का मानना है उनकी जमीन है, वक्फ का मानना है ये उनकी जमीन है। हाई कोर्ट ने कह दिया ये DDA की जमीन है, इसलिए आप लगा सकते हैं यहाँ पर मूर्ति। अब ये तो मूर्ति लगाने की तैयारी हो रही थी। अब जैसे ये मूर्ति लगाने की तैयारी हुई, एक मैसेज भेज दिया गया। अब दूसरी तस्वीर दिखाइए। एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया और लोगों को बड़ी तादाद में मैसेज भेजा। लोगों ने बताया कि हमें भी मैसेज आया। उस मैसेज में कहा गया था कि मुसलमानों, अगर आप अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। यहाँ पर तुम्हारे मस्जिद मजार गिरा दिए जाएंगे, तुम्हें जागना होगा और ईदगाह पहुंचो। तो वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए। तो यहाँ पर लोग पहुंचे, पुलिस बल भी पहुंचा। ये अफवाह के चलते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखा दीजिए। और उसके बाद वहां पर तब से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस अमला आप देख लीजिए, पुलिस कर्मी भी वहां पर तैनात है और पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, इसको फुल दिखा दीजिए, रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर तैनात है। तो अब आप सोचिए कि वहां एक अफवाह के चलते, किस तरह से एक अफवाह के चलते वहां पर यह पूरी साजिश फैल गई। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या एक षड्यंत्र, एक साजिश है कि वक्फ का मुद्दा ऐसा है जिस पर लोगों को भड़काने की साजिश हो रही। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीद जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी बाहर से VHP के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और अतिकुर रहमान साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके साथ कर रही हूं। अब हम आज एक बड़ी साजिश की बात कर रहे हैं जिसकी बात आपके सांसद ने कही है, निशिकांत दुबे जी ने कही है।
वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जितना भी हमें रिस्पॉन्स मिला है, ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है। वो एक ही सर्वर से लाखों रिस्पॉन्स आए हैं और इसे लेकर उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी। अब ये बहुत बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से देश की एक संवैधानिक व्यवस्था जेपीसी है। जेपीसी ने अपने सुझाव मांगे, जहां से सुझाव आए और जिस माध्यम से आए, जेपीसी का पूरा अधिकार है कि वो चेक करे कि उन सुझावों में किसी प्रकार की कोई साजिश या फिर कहीं से जो सच्चाई है वो ना आकर के कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से एक ही बात कहने का अगर प्रयास किया तो उसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। अगर कोई ऐसा सेंसिटिव विषय है जैसा कि वक्फ का विषय है, उस पर मैं मानता हूं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तो ये एक और पर्दा डालने की एक साजिश होगी। पर सुचारिता जी, बात इससे बढ़कर के भी है जी। कौन है लोग जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं? अगर जैसी बात आ रही है सामने बाहर निकल करके, अगर उस बात में सच्चाई है, तो कौन वो लोग हैं जो वास्तव एक समाज की बात को बाहर ना निकाल करके, एक आवाज को बाहर ना निकाल करके, अपनी आवाज को हर आवाज के ऊपर दबा करके झूठ को आगे रखना चाहते हैं? उसकी तह तक जाना इस देश के लिए बहुत जरूरी है और मैं मानता हूं उसकी तह तक हमारी देश की सभी एजेंसियों को जाना चाहिए। भाटी जी, उनका सीधा मतलब यह है कि ये देश के आम मुसलमानों की आवाज नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि बाहर बैठे कट्टरपंथियों ने एक षड्यंत्र रचकर ये रिस्पॉन्स भेजे हैं। क्यूआर कोड एक मुसलमान स्कैन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि उसके समर्थन में बाहर से वोटिंग कराई गई। नहीं, मैं इस दावे का ना तो समर्थन कर सकता हूँ, हाँ। खंडन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सही बात। इसलिए मुझे अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन वक्फ बोर्ड पे जो बिल लेकर आया जा रहा है, जो जेपीसी के अधीन है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही थी तब तो हमें संदेह था कि उसका जो ड्राफ्ट है वो ठीक नहीं है। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो जेपीसी के पास है तो जेपीसी उसमें सोच विचार करके जो भी राष्ट्र हित में होगा और जो जनहित में होगा उस ऐसा ड्राफ्ट लेकर आएगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि जब आप कोई नया कानून या नया एक्ट लेके आते हैं, कोई नया बिल लेके आते हैं, तो उस समुदाय से आपको चर्चा जरूर करनी चाहिए, उसकी राय जरूर लेनी चाहिए जिसके लिए आप लेके आ रहे हैं, जो उससे प्रभावित होगा। किसानों के लिए बिल लेके आते हैं, किसानों से बात नहीं करते। नोटबंदी लेके आते हैं, अर्थशास्त्रियों से बात नहीं करते, आरबीआई के गवर्नर तक से बात नहीं करते। वो अग्निवीर योजना लेके आते हैं, सेना के अधिकारियों से बात नहीं करते, सेना जो रक्षा विशेषज्ञ उनसे बात नहीं करते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मोदी जी को बार बार बैकफुट पर जाना पड़ता है, देश से माफी मांगनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। नहीं, पर अब आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर भरोसा कर रहे हैं कि वो सही जानकारी देगी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर इसलिए भरोसा कर रहा हूँ कि वे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हर पार्टी के प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं। इसलिए मुझे विश्वास है, मैं पहले से पहले संदेह क्यों व्यक्त करूं कि हमारे जो जेपीसी है, संयुक्त संसदीय समिति है, वो सही निर्णय लेगी। ठीक है। अब मैं सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार मैं मौलाना जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मौलाना जी जो बात निशिकांत दुबे ने कही है कि ये बाहर से एक तरह से एआई जनरेटेड है, एक तरह के रिस्पॉन्स है इसमें, बिल्कुल एक तरह के हैं और एक ही सर्वर से हुए हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर रहा हो। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं निशिकांत दुबे जी की बात को बहुत सीरियसली नहीं लेता। अच्छा। दूसरी बात, वो देश की एजेंसियों से पहले उनको कैसे पता चल गया कि वो एक ही सर्वर से एक ही ड्राफ्ट और पाकिस्तान और चीन का हाथ है। ठीक है। नंबर एक सुनिए इसको। हाँ, नहीं, आप पूरी बात रखिए, अपनी पूरी बात रखिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक बात लिखी, चूंकि हर मुसलमान की बात वही है कि बिल नहीं आना चाहिए, वही बात उन्होंने लिखी, एक क्यूआर कोड जनरेट किया और तमाम मुसलमानों से अपील की कि भाई इस क्यूआर कोड पर स्कैन करें और अपना नाम लिख के ये ड्राफ्ट जो है जेपीसी को भेजें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो एक ही कंटेंट साजिद रशीदी ने भी भेजा, मेरे बेटे ने भी भेजा, मेरी बेटी ने भी भेजा। सुन लीजिए मुस्लिम पर्सनल, अरे सुन लो, बिला वजह नहीं चल रहा, कंप्लीट करिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी देश की संस्था है, हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान और चीन की नहीं है। ठीक है, सही बात है। इसको समझ लीजिए आप अच्छी तरह। ये जो हल्ला मचाना शुरू कर दिया ना कि साफ हो गया, ये इसी देश की संस्था है और इस देश के संविधान में मुसलमान को अपनी संस्था बनाने, उसको चलाने और अपने धर्म पर अमल करने की पूरी छूट है। ठीक है। तो हमारे देश की संस्था ने अगर एक क्यूआर कोड जनरेट किया
एक ही तरह का ड्राफ्ट तमाम मुसलमानों को दिया। तो साजिद रशीदी ने अपने नाम से भेजा, मेरे बेटे ने अपने नाम से भेजा, मेरी बेटी ने अपने नाम से लेकिन भेजा, उनका सर्वर मेरी बीवी ने अपने नाम से भेजा। सर्वर एक नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल पता ही नहीं। निशिकांत जी यही कह रहे हैं कि एक ही सर्वर से आया है। ये देश की एजेंसियों पे बहुत बड़ा सवाल है कि एजेंसियों को पता कैसे नहीं चला, निशिकांत दुबे को कैसे पता नहीं सर, क्योंकि देखिए तकनीकी रूप से इसमें कोई गलती नहीं है, वो रिस्पांस रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिस्पांस आया तो वो एक ही सर्वर से लाखों रिस्पांस है, ये उनका कहना है। 5.5 करोड़ हैं। 1 करोड़ 25 लाख नहीं है, 5.5 करोड़ हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो दिए हैं। तो छुपा रहे हैं उनको। अच्छा 5.5 करोड़ लोगों ने वोट कर दिया। 5 करोड़ मुसलमानों ने। अरे 40 करोड़ है हम यहाँ भाई। अगर 5.5 करोड़ ने दे दिया, आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? अच्छा आचार्य जी 40 के 40 दे दे तो 40। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने भर भर कर वोट किया है, तो इसमें संदेह क्यों है? मैं उस सर्वर वाली बात पे सिद्धार्थ जी के पास बात में जाऊंगी, पहले आपका ले लेती हूँ। देखिए पुरानी कहावत है, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, अकल की जरूरत लगाई नहीं गई। अगर आपको विरोध करना था, इन्होंने साफ साफ पूरी साजिश कैसे रची, क्या रची, इन्होंने पूरा दिल खोलकर आज हमारे आर भारत के ऊपर सामने उपस्थित कर दिया कि हमने किया है, छाती खोल के किया है। जो आज दिल्ली में किया है वो भी छाती खोल के बता रहे हैं। स्थिति है, अरे आपने बोल दिया ना, आर भारत में आपने सारी बात दिल खोल के कह दिया। अरे आपका भी है भाई, उनका भी है, आप भी बोलिए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। और बीजेपी का हो गया, हम भी तो कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मौलाना साहब, उन्होंने कहा उन्होंने अपना मान के कहा, आप भी अपना मान के बोल दीजिए। अरे भाई ये देख लीजिए, हो गया, ये तो अलग ही पक्का हो गया। आज इन्होंने मान लिया साजिश कहाँ से चल रही है। मौलाना साहब अलग ट्रैक पे नहीं, सिद्धार्थ जी का भी है, वो भाटी जी का भी है। हम तो सब नहीं आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक तौर में कहां से कहां। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल भारत सबका है भाई, भारत राष्ट्रीयता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और अगर आप राष्ट्र को मानते ही नहीं, और आज वो वास्तविक तौर पे हो गया दिल्ली भारत के लिए महारानी लक्ष्मीबाई को नहीं मानते अपना, ये अपने उद्देश्य नहीं मानते। यानी आज माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो बात कही ना, अरे भाई महारानी लक्ष्मीबाई किसकी थी? देश के लिए लड़ी, देश के लिए सर कटा, देश के लिए सर बलिदान हुआ। उनकी तस्वीर से इनको दिक्कत है, राष्ट्र से दिक्कत है, भारत से दिक्कत है। यही तो हम कह रहे हैं, जो साजिश रची जा रही है उसको साफ साफ आज इन्होंने छाती खोलकर खुले रूप में चैनल के ऊपर बोल दिया कि हमने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरी बहू ने किया, मेरे इसने किया, मेरे फलाने ने, मेरे धमकी ने किया। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, यही तो साजिश होती है। अगर आपको कहना था, अगर आपको कहना था, यानी आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, जबरदस्ती आप ऑर्गेनाइज वक्त बिल ना लाने के लिए किया है। चाइना के सर्वर हमने वक्त बिल ना लाने के लिए किया है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए नहीं किया। एक और झूठ बोल दिया आपने। नहीं रानी लक्ष्मीबाई की बात वो दिल्ली की एक और झूठ आपने बोल दिया। दिल्ली के ईदगाह की खबर मैंने दिखाई आर भारत पे। मौलाना साहब एक आपने ये बोल दिया कि हमने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगाने के लिए ठीक है अच्छा मौलाना साहब मैं एक चीज बता देती हूँ, मैं फिर से आप अगर नहीं देखिए नहीं मौलाना साहब मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर देती हूँ, और इस बात को यही पर हट करेंगे आचार्य जी और मौलाना साहब। मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है मौलाना साहब, मैं इस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। मुझे बस ये लगता है अगर इस चैनल पर आप सब आमंत्रित हैं तो ये चैनल सबका है, इसको आप बेवजह खींच रहे हैं, ये बेवजह खींच रहे हैं, ये बेवजह आप खींच रहे हैं। क्यों कहा? एक बार मैं बाहर जा रही हूँ, अतिकुर रहमान साहब, विनोद बंसल जी दोनों को ले लीजिए। अतिकुर रहमान साहब बताइए जरा, उन्होंने ईदगाह की भी बात करी है, उन्होंने कहा वक्फ के आगे सब पीछे हैं। मतलब अगर वक्फ की जमीन है तो उस पर रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं आ सकती हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन वो भी नहीं आएंगी क्योंकि ये वक्फ की जमीन है, जबकि कोर्ट ने कह दिया ये डीडीए की जमीन है। उस पर इतना विवाद हो गया आज। सुचारिता जी, जो वक्फ का मामला है बहुत सेंसिटिव होता चला जा रहा है, इसीलिए हर कोई इसमें बहती गंगा में जिस तरह से हाथ धोने की कोशिश होती है करता रहेगा। जैसा कि भाटी साहब ने कहा कि हमको पूरा भरोसा है जेपीसी पर। जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो बयान आया है उनको काफी सुलझे हुए मामला दिखाई दे रहे हैं, डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं, और अगर इसमें कोई बाहरी ताकतों ने ये कोशिश की है तो साइबर क्राइम में आता है, जेपीसी उसकी इंक्वायरी करा लेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है, देखिए जो वक्त दिया गया था पिटिशंस फाइल कराने का बहुत कम वक्त था, उसके मुकाबले में 2-3 साल पहले जब इसके ऊपर कॉमन सिविल कोर्ट के ऊपर लॉ कमीशन ने जब पिटिशंस मंगाए थे तो हमने हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में, हमारे एरियाज के अंदर बाकायदा पेपर फॉर्म में पिटिशंस फाइल करके लॉ कमीशन को भेजे थे। अभी इतना वक्त नहीं था, इसीलिए ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया था। ईमेल के थ्रू क्यूआर कोड बनाकर अपने नाम के साथ में उस पिटिशन को हमने फॉरवर्ड किया।
अब इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है, अगर कोई बाहरी ताकतें हैं, चाहे वो कितनी भी हो, कम ज्यादा, उनको जेपीसी अलग कर देगी। यहाँ पर सवाल ये है कि जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ जी मेरी इस बात का जवाब दे सकें, जो कि अब तक बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने नहीं दिया है, उसके अंदर जो एक क्लॉज है, वो क्लॉज के तहत अगर 3 महीने के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को साबित नहीं किया गया कि ये वक्फ है या नहीं, तो सरकार उसको अपने ताबे में ले लेगी, क्योंकि किसी कोर्ट में किसी भी तरह से अपील में नहीं जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है? अब जब हम मुसलमान सवाल उठा रहे हैं कि ये खराब नियति से बीजेपी ने लाकर हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए बनाया है, तो क्या हम गलत हैं? मैं जवाब दूं? हाँ, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, और उसका भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक ही सर्वर से नहीं है, ये बात सिर्फ निशिकांत दुबे क्यों बोल रहे हैं, बाकी भी तो सांसद हैं उसमें, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं रशीदी जी की बहुत बातों का जवाब नहीं दूंगा। तो कह रहे थे लड़ना है तो आगे आ जाइए, ऐसा कर लीजिए। मैं निरर्थक बहस में नहीं पढ़ना चाहता, पर एक डिफरेंस आपकी डिबेट पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे महाराज जी ने कहा हमारे आर भारत पर उनको कितनी दिक्कत हुई, कितना ज्यादा बोले। अभी जो आपके पैनलिस्ट बोले, उन्होंने कहा हमारे एरियाज में, हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे एरियाज में। हमारा एरिया क्या होता है? हमारा एरिया क्या होता है? उस पर एक शब्द नहीं बोले रशीदी जी। उन्होंने आर भारत का नाम नहीं लिया। भारत में हमारे एरिया, आर भारत का नाम नहीं लिया। रशीदी जी आपके बीच में नहीं बोला था। अपने घर की जिक्र, आप बोल लीजिए। अगर ये अपने जिक्र, आपको अगर संयम नहीं है, अगर ये कहते मेरे मंदिर में, आप जब बोल रहे थे तब आप उनको धमकाएंगे, कोई और बोलेगा तो उनको हमारे आतंक का स्थान नहीं है। ठीक है, बोलने दीजिए। आप आतंकवादी को आतंकवादी ही नजर आएगा। तो फिर मैं तो कह रहा हूँ ये आतंक का। अच्छा, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। हाँ, सिद्धार्थ जी बोलिए। मौलाना साहब एक एक करके बोलेंगे ना, एक एक करके। अब आपको संयम रखना पड़ेगा। तो अगर आपको टीवी डिबेट गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा नहीं है, आप कोई टीवी डिबेट पर आकर के कह दे हमने हमारे एरियाज में, ये भारत देश है, ये भारत देश की मिट्टी है, हमारा एरिया तुम्हारा एरिया नहीं होता यहाँ पे, ना ही देश को बांटिए। यह है पहली बात। रही दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनको कैसे पता चला, निशिकांत दुबे को कैसे पता चला। आप खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कंटेंट बनाया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो कंटेंट सबको भेजा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है उस पर तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो संस्था देश के उच्चतम न्यायालय में खड़े होकर के ये कह दे कि अगर ट्रिपल तलाक को हटाया जाएगा तो मुसलमान मर्द अपनी महिलाओं को जला देंगे, ये एफिडेविट फाइल कर दे, मैं उस संस्था पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। पर फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने कंटेंट बनाया और देश के सभी मुसलमानों को हमने भेजा, और मैंने, मेरे बेटे ने, सबने, हमने वही कंटेंट भेज दिया। आधी बात तो आप ही ने कह दी। अब मैं पूछ सकता हूं आपको कहां से पता चला? पाकिस्तान के तो नहीं, इनको पता है। दूसरी बात, एक सर्वर हम पाकिस्तान से नहीं। अच्छा, आपके वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक ही सर्वर वाले। आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, एक ही सर्वर वाले, उसके बाद आप बोलिए। थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। रही बात एक ही सर्वर से आने की, ठीक है, इसमें डर किस बात का है? अगर एक सर्वर से गया है और इसकी जानकारी बाहर आ जाएगी और किसी बाहर की ताकत का कोई हाथ नहीं है और कोई साजिश नहीं है, तो डरना नहीं चाहिए। इसलिए आप उसको मजबूती से सामना करिए। अब मैं अंतिम बात उनका जवाब दूंगा जो कह रहे थे कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस देश के अंदर हम कोई तो कट ऑफ डेट रखेंगे कि कोई संस्था जो कि एक पंथ विशेष की है वो आकर के कहेगी ये जमीन मेरी है या नहीं है, या फिर 75 साल हो चुके, आज भी नई जमीन को क्लेम किया जा सकता है, 100 साल बाद भी नई जमीन को क्लेम किया जा सकता है। अरे जमीन जिसकी है वो बता दिया जाएगा। अगर 3 महीने में आप नहीं बता सकते कि देश की ये जमीन आपकी है 8.5 लाख एकड़ होने के बावजूद, ठीक है, तो फिर आप कब तक बताएंगे? मैं मानता हूं ये चीज फिर भी जेपीसी के पास है और जेपीसी सबके विचार विमर्श करके अब मौलाना साहब देखिए, जेपीसी का भाटी जी ने बहुत शुरू में बिल्कुल सही बोला कि जेपीसी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। आप बीजेपी पे भरोसा मत करिए, मैं मान रही हूं आप बीजेपी पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उस जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उस जेपीसी में इमरान मसूद भी हैं, मोहम्मद जावेद भी हैं, इनके मौलाना मोहिबुल्लाह भी हैं, उस पर तो भरोसा करेंगे। हमें भरोसा है। हमें भरोसा है। जिन लोगों को भरोसा नहीं वही चीन और पाकिस्तान जा रहे हैं। अच्छा, हमें तो भरोसा है। ठीक है, हम हिंदुस्तान में ही रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदुस्तान वालों की ही बात करते हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते, नफरत करते हैं हम पाकिस्तान से, समझे? हम चीन से तो नहीं कह सकते। नंबर 1। दूसरी बात, अब सुनिए मेरी बात। ये जो मामला है जेपीसी में जाने का और ये जो कंटेंट एक होने का, मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया आपके सामने कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। इन्होंने कहा जी मैं उस संस्था पर बात नहीं करना चाहता। आप उस संस्था पर तो बात कर सकते हैं जो ये कहता है हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदू है, उसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। उस संस्था पे भरोसा करते हैं? मोहन भागवत जी ने कहा कि इस देश का हर नागरिक हिंदू है,
जैन भी हिंदू, बुद्धिस्ट भी हिंदू, पारसी भी हिंदू, मुसलमान भी हिंदू, ईसाई भी हिंदू, उस पर आप भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जो संस्था सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है, हम कहते भी नहीं कि आप उस पर भरोसा करो। हम कहते भी नहीं कि उस पर भरोसा करो। उस संस्था ने एक QR कोड जनरेट किया। सर आप फर्क नहीं समझ रहे मौलाना साहब, उन्होंने QR कोड जनरेट किया, मैं अपने फोन से QR कोड स्कैन करके भेजूंगी, भाटी जी के फोन से मैं QR कोड स्कैन करके भेज लेती हूँ, आपके फोन से कर लूंगी। वो कह रहे हैं एक ही सर्वर से लाखों रिस्पांस, इसका मतलब ये है कि वो मैनिपुलेटेड रिस्पांस है, उसका मतलब आप समझ रहे हैं, फर्क समझ रहे हैं आप। भाई ने जवाब दे दिया, मैं भी जवाब दे हाँ, दे दीजिए जवाब, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। हाँ, कि जो भी उसमें कमी होगी, हाँ ठीक है, ये देश की एजेंसियों के पास जाएगा, हाँ, उसकी जांच होगी, हाँ, जो कमी होगी निकल जाएगी, ठीक है। सबसे पहली नियत तो खराब इनकी ये देखिए, हाँ, इस बिल को वो नियत, आप नियत पे भरोसा नहीं करते। हाँ, जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। विनोद जी आपको याद होगा 1949 का सानिया, हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि चोरी से मूर्तियां रखी गई, उस वक्त हम गए जिला मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट ने इस मामले पर कार्रवाई करने से ही मना कर दिया, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है सरकार के अधीन होता है, सरकार का आदमी होता है। जब हमारी प्रॉपर्टी को सरकार के अधीन कर लोगे आप, मजिस्ट्रेट के हाथों में दे दोगे, तो वो बचेंगी कहां से? अरे सर अब देखिए, अब तो हमें डर है। अब ये आप अपनी प्रॉपर्टी कहते हैं, मैं आरिफ सिद्धार्थ जी एक बार विनोद जी से ले मेरी प्रॉपर्टी, बोलिए राज जी बोल रहे हैं, सुचारिता जी मेरी प्रॉपर्टी है। सुचारिता जी आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, तो हम जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। आपके और मौलाना जी के बीच में होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? मौलाना जी कहीं बाहर से आए हैं क्या? देश का कानून और देश का संविधान नहीं है क्या? सही बात है। देश का संविधान लागू गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संविधान के अंदर आप नहीं जाएंगे। गुरुद्वारा यही तो प्रबंधक समस्या कमेटी है। क्यों नहीं है? यही कारण है कि तब लाया जा रहा है, कारण यही है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं है मजिस्ट्रेट के अंडर में? मैं आपको एक सच्चाई, आप वक्त को लेना क्यों चाहते हैं? छोड़ दो ना, आवाज मेरे पास मौका आपका भी आएगा, मैं आपके बीच में बोल लूंगा, मुसलमानों की जमीनें छोड़ दो। अरे भाई जमीनें कोई हड़प नहीं रहा है ना, ये जमीनें हड़पने की बात ही नहीं है मौलाना साहब, ये जमीनें हड़पने की बात नहीं है, एक मनमानी तरीके से जो चल रहा है उसको। नहीं सर, मैं पहले उनके पास जाऊंगी ना, उनके पास जाऊंगी। मैं सुचारिता जी विनोद जी का तो नंबर भी नहीं है, आपसे असहमति दर्ज करा के कहता हूँ, ये जमीन हड़पने की बात ही है, जमीन हड़पने का ही तो प्रयास है, और क्या है? आप बताइए, देश में 8.5 लाख एकड़ 200 लोगों के हाथ में चला गया, कैसे चला गया? 8.5 लाख के कागज, उदाहरण देता हूं, 8.5 लाख के कागज, आप ऐसे देखिए, 8.5 लाख के कागज मत करिए, 8.5 लाख के कागज। मौलाना साहब यहाँ पर सब लोग एक एक करके बात कर रहे हैं, देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे पास मौलाना साहब आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू, एक एक करके बात कर ले। वो बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगी ना, मैं आऊंगी, उन्हें बोलने दीजिए। विनोद जी तो अभी तक बोले भी नहीं है, मैं उनके पास भी आऊंगी। एक मिनट, कंप्लीट करिए पहले, हाँ पहले कंप्लीट करिए। मेरी सबसे दरख्वास्त है ना, नहीं देखिए, मैं उनकी बदतमीजी का कारण बताया, वो क्या, जितनी देर वो बोले मैं एक बार भी नहीं बोला, उनकी बदतमीजी का कारण है। अब मैं आपको बताता हूँ, आज एक मैं बिल्कुल 8.5 लाख के कागज हैं, मैं उसी का जवाब दूंगा। नहीं सुनिए, दे दीजिए। नहीं, वो तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं, एक मिनट मौलाना साहब, वो तो ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि कागज ही नहीं है। हाँ, फिर आपसे आग्रह करता हूँ, 8.5 लाख के कागज दे दीजिए ना पहले। अब सुचरिता जी, आज खबर आई दे दीजिए कागज। इसराइल को हमास ने वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया, आज खबर आई है, पूरे एक देश को वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया। हमास चार्टर चैप्टर नंबर 11 उसमें लिख दिया कि पूरा देश जो है वो वक्फ का है। भारत के साथ भी ऐसा ही करेंगे। और रही बात कागज की, जितना कागज है उतना रखिएगा, 1 इंच ऊपर मत मांगिएगा। अरे अभी तो कह रहे थे इन्हीं के नेता तो सारी वक्फ की प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं हमारे पास तो कागज ही नहीं है, सब चला जाएगा हाथ से। कागज तो ही नहीं है। अरे दिक्कत ये तो है कि कागज नहीं है, उन्होंने कहा है इसका कागज होगा, देश के बार-बार घूमेंगे, देश की बात नहीं करेंगे। सबसे मजे की बात, देश के बार-बार आज ये कागज दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले क्या कहते थे मौलाना जी, कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। आज दिखा रहे हैं, देखो 4 लाख का कागज है, तुम्हारे पास कितना है? देखो कागज देखो। अच्छा, विनोद मंजल जी के पास चले जाइए बाहर। विनोद जी, मैंने एक दिल्ली की खबर भी दिखाई है। समस्या ये है कि वहां पर भी वो एक जमीन है, अब डीडीए कह रहा है वो हमारी जमीन है, कोर्ट ने भी कह दिया डीडीए की जमीन है। मुझे दुख इस बात का होता है कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भी हम एक हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। विनोद जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तो इन्होंने जो मौलाना जी ने कही, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा स्पेसिफिकली, लेकिन मैं कहता हूँ मौलाना जी ने जो बात कही कि मैंने भी वही ड्राफ्ट भेजा और मेरी पत्नी ने भी वही भेजा, मेरी बच्ची ने भी भेजा, और उसके बाद में इन्होंने एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे, उन्होंने भी कहा कि हाँ जी हमने एक QR कोड जनरेट किया था, एक सेट फॉर्मेट दिया था, सबने वो भेजा। मैं चाहता हूँ जेपीसी ने मांगा क्या था और उन्होंने दिया क्या था, ये समझना पड़ेगा। जेपीसी ने मांगा था कि जनता के इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट चाहिए, इसमें जनता का सुझाव चाहिए,
तो उसमें कोई किसी जिहादी संस्था के सुझाव नहीं चाहिए थे। किसी का कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं चाहिए थी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत आपने एक ड्राफ्ट बनवाया पाकिस्तान में, उसके बाद भारत में बुला करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से जो है ना जी, उसको 5 भाषाओं में अनुवाद करके भेज दिया। और ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड नहीं, बाकी और भी कई संस्थाओं के माध्यम से जी इन्होंने भेजा। और भेजा, ये कहा कि सिर्फ ही इसी को QR कोड को स्कैन करना है और तुरंत मेल कर देना है अपने नाम से। मतलब नाम जाएगा व्यक्ति का। विनोद बंसल जी डरे हुए लग रहे हैं कुछ। जाएगी इनकी। एक मिनट में मेरी बात को पूरी होने दीजिए प्लीज। डरे हुए लग रहे हैं विनोद बंसल जी। एक तो ये डर गए आप, डर गए विनोद बंसल जी, आप दूसरी बात ये है कि देखिए ये सूत्र तो ऐसे नहीं काम चलेगा। देखिए ये गलत बात है। हाँ, एक एक करके बोलिए। अरे भाई एक एक करके बोल लीजिए। ये मुझे क्यों एक बीच में बार बार टीचर की तरह बोलना पड़ता है? एक एक करके बोलिए। आप लोग तो सब बड़े वरिष्ठ हैं ना, एक एक करके बात करेंगे। प्लीज विनोद जी बात कंप्लीट करिए। हाँ, चित्रा दी मैं कह रहा हूँ दिल्ली वाला जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में देखिए रानी लक्ष्मीबाई से दुराव किसको है? तो संविधान को मानेंगे नहीं, कोर्ट को मानेंगे नहीं। और आप देखिए कि ये रानी लक्ष्मीबाई को मानेंगे नहीं। और आप देखिए ये कह रहे हैं कि वहां के जो लोगों ने जो बाइट दी है वो कहते हैं अगर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा अगर लग गई तो हमारा नमाज कबूल नहीं होगी वहां पर। आप सोचिए, वीरांगना की मूर्ति से उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, ये सोचिए। फिर वे कहते हैं हम तो राष्ट्रभक्त हैं। आप मुझे बताइए कि जमीन किसकी? DDA की। और जिहाद कौन कर रहा है? जिहादी लोग। आप मुझे बताइए, जिसकी जमीन वो उसको डेवलप करना चाहता है उसको करने नहीं देंगे। यानी जिसकी मेरी बिल्ली म्यूजिक में हूँ, ये तो ठीक नहीं है ना जी। माननीय हाईकोर्ट ने सीधा सीधा इनको कहा, बड़ी जबरदस्त 2 दिन पहले। मुझे लगा विनोद जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पूछ भी रही हूँ सवाल और भाटी जी आपसे पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल बार बार ये कहा जाता है वक्फ बिल बीजेपी लेकर आ रही है क्योंकि ये एक तरह से एंटी मुसलमान है, ये मुसलमानों के खिलाफ है और बीजेपी ला रही है। आपने बड़ा क्लियरली बोला कि जेपीसी में है, अब ये हमें उस पर भरोसा है। लेकिन जो आज दिल्ली में हुआ, क्या वो एक उदाहरण नहीं है मनमानी का? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है वो जमीन DDA की है और वो हाई कोर्ट ने बोला है। अब वहां पर एक रानी लक्ष्मीबाई एक इंडियन हीरो है, ये इसमें कोई शक है क्या? वो एक स्वतंत्रता सेनानी रही जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, उनकी कहानियां हमने जी हैं, हमने उनको पढ़कर जिया है। उस पर भी ये हो रहा है कि मूर्ति नहीं लगेगी यहाँ पर क्योंकि ये वक्फ की जमीन है। नहीं, अगर आप मेरा व्यक्तिगत विचार लें तो मैं तो ये कहूंगा कि चाहे वो जमीन वक्फ की भी है तो भी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वो बहुत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए अपना खून दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उन्हें इतनी श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं। वो हमारे आदरणीय उदय प्रताप जी हैं, वो बहुत, उनका एक शेर मुझे याद आता है कि कभी कभी सोचा करता हूँ वे बेचारे छले गए हैं जो सपनों का मौसम लाने की कोशिश में जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए। उनके साथ धोखा हुआ, हम उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है जो विनोद बंसल जी ने भी कहा और निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं। क्या? ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, RSS की बहुत, मैं कहूंगा, खराब सोच है कि ये भारत के मुसलमानों के संबंध विदेशों से जोड़ते हैं। ये इनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। ठीक है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान किसी हिंदू से कम देशभक्त नहीं है। नहीं तो जब भी देश को खून की जरूरत पड़ी है, मुसलमानों ने हमारे बराबर खून दिया, चाहे आजादी की लड़ाई रही हो। सही बात। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई तो अब्दुल हमीद ने उनके टैंक तोड़े। अब्दुल हमीद जैसे लोग, कारगिल में लड़ाई हो तो वहां भी मुसलमान हमारे कंधे से कंधा मिला के पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे थे। ठीक। मुसलमानों की, भारत के लोगों की देशभक्ति पर सवाल। नहीं, क्या ये सोच है? देश को कमजोर करेगा। आचार्य जी, ये गलत सोच है। वो कह रहे गलत है ये, और वो सोच है कि वो जिम्मेदार है। ये सोच है किसकी, मुझे बताइए ना। किसने बोला हो कि यहाँ पर ये रहेगा? विनोद बंसल जी बोल रहे थे ना, पाकिस्तान से संबंध है भाई, और निशिकांत दुबे भी ये कह रहे हैं विदेश से संबंध आ रहा है। अरे भाई, जब सामने रिपोर्ट आ रही है, कहां से आ रहा है मैसेज, अभी रिपोर्ट जा रहे हैं, वो सब चीज देखो ना। अभी तो यहाँ पर एक और मुझे समझ नहीं आई, JPCC इतनी एक प्रतिष्ठित कमेटी बनाई जाती है, उसको डांस कंपटीशन बना दिया। एक जैसे वो होता था कि जैसे रियल शो होते हैं उसके अंदर व्हाट्सएप भेजो, वोटिंग हो रही है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मतलब मौलाना साहब यही कर रहे हैं, मेरे बेटे ने भेजा, मेरे बहू ने भेजा। वही फेक वोटिंग थी ना कि 15 फोन नंबर, 20 250 फोन नंबर ले लेके स्थिति हो रही थी और कोई कंपटीशन में जीत के आ रहा था। अरे भाई साहब, ये JPCC है, देश का भविष्य डिस्कस हो रहा है इसके ऊपर देश में। अरे भाई, JPC बता रहे हैं जनाब आपको, JPC जो आप कर रहे हैं। बस बड़ी विचित्र बात ये है, यहाँ पर एक बात और समझे कि आप खाली इस दिल्ली वाले एपिसोड के अंदर समझे। अरे भाई, JPC के सुनो, दिल्ली वाले एपिसोड में सुनो क्या हुआ है खेल। जज साहब को गालियां दी गई हैं।
माननीय हाई कोर्ट के जज साहब सिंगल बेंच में जब ये केस जाता है दिल्ली वाला, ये तथ्य पता चलना चाहिए पूरे देश के अंदर कि जो ईदगाह कमेटी थी, ईदगाह कमेटी ने जज साहब को उल्टा सीधा बोला है, और उसके बाद डबल बेंच में जाकर जिस प्रकार के जज साहब ने वहां पर उनको फटकार लगाई है, अगर आप ये पूरे देश को समझना चाहिए कि वहां बैठे हुए वकील साहब को कहा गया ये वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि यानी जज पर भी विश्वास नहीं कर रहे। माननीय हाई कोर्ट के जज साहब को कहा कि भाई ये आप यहाँ पे स्थिति खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये कहा था, जस्टिस आलूवालिया थे और उन्होंने ये कहा था कि क्या सारी की सारी जमीनों को वक्फ का बना दोगे, ये उनका बयान था। मौलाना साहब आपके बगल में खड़े हुए भाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जमीन वक्फ की भी है तो भी उस पर मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे देश की, इस पर भी एक दरार पड़े, ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं भाटी जी की बात का सम्मान करता हूं, लेकिन भाटी जी वो नमाज की जगह है, सिर्फ ईदगाह सिर्फ नमाज की जगह है। मस्जिद और ईदगाह में हम मूर्ति अलाउ नहीं करते, सिर्फ इतना से। दूसरी बात, डीडीए की बात सुनिए, डीडीए की सुनिए, सुचारू मैं कुछ कागज लाया, अभी 5.5 करोड़ डरते हैं, क्या बोल रहे थे भाई साहब? वो जगह देख के आया हूं, क्या है बच्चे हो, वो जगह जो कुछ सबक देता हूँ, वो जो ईदगाह की जगह है, कुछ सबक देता हूँ, ईदगाह की जगह जो है उसकी बाउंड्री बनी हुई है और उसके साथ चारों तरफ तीनों साइड में 1954 में कह रहे हैं अपना। अच्छा वो सुन लीजिए ना आचार्य जी। होती क्या एक बार सुन, स्थिति क्या होती थी कि जब नमाज ज्यादा होती थी, ज्यादा लोग आ जाते थे तो ये पार्कों में बैठ जाते थे। अब उस स्थिति को कहते हो कि हम पार्कों में करते तो ये जमीन हमें, इसीलिए स्थिति खराब होती है कि इनको जहां नमाज ठीक है, आपने बात कर दी, वही जगह लेंगे, हमारी जगह वही रहेगी। कल एरोप्लेन भी ले लेना भाई, एरोप्लेन में नमाज पढ़ लो, इसलिए तो तुमको हर जगह मन रोका जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपकी बात हुई। अब देखिए मौलाना साहब, अब कुछ कुछ अच्छी बात सुन लो। देखिए 1954 में सर वो तो बताओ मैडम 5.5 करोड़। अरे ठीक है, उन्हें बोलने मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं सुचारिता जी इनकी वाली दवाई इन्हीं को दे रहा हूँ, आपको पता तो लगे कैसा लगता है बीच में। मेरी बीमारी का वो कह रहे हैं आप बीच में बोलते थे तो हम बोलेंगे, आप देख लीजिए मेरी बीमारी का पता ही नहीं आपकी बीमारी का तो मुझे पक्का वाला बीमारी का पता कर लूंगा, फिर इलाज कर पाओगे। मैं पक्की दवाई नहीं पता आपको, आप वो बताओ 5.5 करोड़ का क्या करेंगे। अरे यहाँ पर देखिए मेरी बीमारी को नहीं, हम लोग एक दूसरे का इलाज करने के बजाय अपना अपना इलाज कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। काम की बात देखिए, वो ज्यादा अच्छा है। 1954 अपना इलाज स्वयं करें। हाँ बोलिए, 1954 अब मौका दे रहे हैं आपको, अब बोलिए। 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद में कमेटी सरकार की बनी, उसने 1966 में एक रिपोर्ट पेश की कि ये प्रॉपर्टी सारी वक्फ बोर्ड की है। ठीक है। 1970 में गजट आया, मैं पेपर लेके आया हूँ, इसके ऊपर लिखा भारत सरकार, ये भारत सरकार का गजट, ये भारत सरकार का गजट है। कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर ले, कांग्रेस को डरने से पहले चाहिए था। ये गजट है। हम बोलने दीजिए। एक मिनट वो भी बता दो ना, 1971 में इलेक्शन आने वाले थे। आचार्य जी ऐसे बात हो पाएगी, आपको सुनिए। अच्छा वो बता दो, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा ना, उनका जवाब दीजिएगा। अच्छा ये 1970 में गजट आया, कांग्रेस सरकार ने या जो भी तत्कालीन सरकार थी उसने हमें बताया कि ये आपकी प्रॉपर्टियां हैं, आप इनकी देखरेख करो, वक्फ बोर्ड के हैंडओवर कर दिया। अब मैं दिल्ली पे आता हूं, चूंकि मैं दिल्ली में खड़ा हूं, ये देखिए, ये मैं एक लिस्ट और लाया हूं, इसमें ये वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं। जो डीडीए की बात आई थी ना, कि डीडीए ने कहा और हाई कोर्ट ने भी कह दिया डीडीए की प्रॉपर्टी है। 114 प्रॉपर्टी डीडीए ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के लिए बैठा है दिल्ली के अंदर, और वो पता कितनी है? 29 बीघा, 17 बीघा, 1 बीघा, 11 बीघा, 12 बीघा। अब देखिए 7 बीघा डीडीए की हो गई सारी, डीडीए की नहीं है वो, वक्त की मैं पेपर से बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैडम। दिखाओ पेपर, सर एक बात बताइए, ये तो वक्फ बिल आने से पहले की बात। एक बार पेपर देखो, कौन सा पेपर है? बात सुनो पहले, मैं पेपर दे के वो कह रहे पेपर दिखा, अभी दिखा रहा हूँ, आप टीवी पे दिखाओ। मैं देने के लिए, वो कह रहे पेपर दिखा दो, पेपर दिखाओ। इसको भाई, इसको अच्छा वो देखना चाह रहे हैं पेपर, इसको जूम कर लो भाई। लाओ मेरे को हाथ में दिखाओ, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। मैं कॉपी भी दूँ, आप लाओ ना, कॉपी क्यों दोगे? अच्छा वो देखना चाह रहे हैं, कागज लाए, मैं देखूँ तो क्या दिखा दीजिए, देखना चाह रहे हैं। ये किसका है? मैं पढ़ के सुनाऊं? अगर वो दे दे, अगर वो दे दे, वो दे लेना चाह रहे हैं, कागज आप मुझे हाथ में नहीं देना चाह रहे। कमाल हो गया, नहीं आता, इतना नजर नहीं, अभी तो यंग एज है। पढ़ दो यहाँ जो छोड़ नहीं, मेरे पास आ जाओ। मौलाना जी कागज नहीं, अरे मेरे पास भारत सरकार का कागज, यंग एज में आप, अच्छा सुचारू आप पढ़ प्रिंटर में लेके आएंगे। अरे मैं नहीं देखना चाह रही, मैं तो कागज भी नहीं देखना चाह रही, वो देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखा हुआ, नहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं, दिल्ली वक्फ
लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर और फिर बता रहे सारे देश हमारा है। कमाल बात हो गई। वो कह रहे हैं आप घर में प्रिंट करके ले आए, अपने घर के प्रिंटर में प्रिंट कर लाए कागज। नहीं, ये कह रहे हैं। 1970 पूरा देश हमारा है। कमाल बात हो गई। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी 1970 के गजट में ना हो तो टीवी पे आना छोड़ दो। लाओ गजट खोलो, गजट खोल के दिखाओ। टीवी पे आना मैच छोड़ करो, मैं मान जाऊंगा। टीवी पे अगर ये गजट पे प्रॉपर्टी मैच करते मैं मान जाऊंगा। ऑनलाइन है, अब ऑनलाइन है। खोलो आप। ये लोग हैं, ये लाए अगर आपको गूगल करना आता है, कमाल हो गया भाई। गूगल करना आता है तो कमाल हो गया, कमाल। मुझे पढ़े लिखे लग बड़ी रहे धौंस दिखा रहे थे। आप पढ़े लिखे लग रहे हो। अब कहाँ गए कागज? आप पढ़े लिखे लग रहे हो। मौलाना साहब कागज दिखाने में क्या अर्ज है? मौलाना साहब कागज दिखाने। अच्छा एक सेकंड आप पढ़े लिखे मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैंने पढ़ लिया। अब सुनो गड़बड़ थी। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, कागज दिखा दीजिए। मैं पूरी कर लूंगा, कागज दूंगा मैं। आप दिखाने की बात करो, मैं देके जाऊंगा। अभी दीजिए, देके जाऊंगा। चलिए मेरा सवाल, अच्छा मौलाना साहब आप पूरे वक्त के कागज ले आए। मेरा सवाल जो था वो आपने मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने कहा डीडीए ने ले हुए हैं, वहां उल्टी बात हो रही है। अब अगर कोर्ट ने एक फैसले में कह दिया कि वो डीडीए का जमीन है तो उस फैसले के भी खिलाफ है आपके? नहीं, डीडीए की जमीन है तो हमारी प्रॉपर्टी को इन्फोर्स किया। इसी सब के हल के लिए तो बिल ला रहे हैं। उसी बात का तो सबूत दे रहा हूँ कि ये केस भी कोर्ट में चल रहे हैं। 114 प्रॉपर्टी के डीडीए के साथ केस चल रहे हैं। 114 प्रॉपर्टी के। बोलिए डीडीए के हल्का सा आग्रह प्रॉपर्टी पे हाथ रख देंगे उसकी हो जाती है। मैं अमूमन अपना स्थान छोड़कर जाता नहीं। मैं आज अपना स्थान इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि झूठ की कोई सीमा होनी चाहिए। कोई भी कागज खड़ा होकर टीवी पे कहे कि ये सारी प्रॉपर्टी डीडी की, सरकारी एजेंसी की, दिल्ली वालों की, ये वक्फ की है। कहां से प्रिंट करके लाए? अपने घर से। ऊपर लेटरेट बना हुआ दिल्ली वक्फ बोर्ड। लाओ, किसको कितने प्रिंट चाहिए? ये लेटर और मैंने 10 बार पूछा कि आप मुझे कागज दे दीजिए, कागज नहीं दे पाए। यही सच्चाई है। अगर ये ऑनलाइन, यही सच्चाई है सरकार के देश के अंदर मौलाना जी सुनना पड़ेगा, 1970 के गजट में ना हुआ स्कीम चली है। या तो आप बहुत आना छोड़ दो, वो बहुत छोड़ दो। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। बोलो, इधर देखो, अरे इधर देखो, एक छोटी सी बात। तो आप बीजेपी छोड़ देना, मैं छोटी, या तो आप बीजेपी छोड़ देना, या मैं टीवी पे आना छोड़। सुनो ना, जवाब ऐसे आपकी दवाई आपको मुझे लग रहा है कि आज सबसे ज्यादा संयम का परिचय तो आचार्य जी और भाटी जी ने दिया है। आप टीवी पे आना छोड़ दोगे? अगर 1970 के गजट में नहीं हुआ, अब आप कागज लेकर आ गए, वो आपसे जब मांग रहे थे तब आप आए नहीं। 1970 के गजट में नहीं हुआ, आप ही की दवाई आपको दे रहा हूं। कागज यहाँ दे दो। आप ही की दवाई आपको दे रहा हूं। चल के आ गए, आप ही की दवाई आपको दे रहा हूं। मैं मान जाऊंगा, मैं पीछे हटता हूँ। मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा। ये कागज नहीं रखेंगे, मैं पूरी लिस्ट दूंगा। कागज नहीं रखेंगे। वो कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। बेटा इतने बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। अच्छा आचार्य जी, आप में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय द डीडीए। वक्त बोर्ड इतने बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। फाइनल वर्ड, मेरे पास समय नहीं है। फाइनल इस देश का दुर्भाग्य क्या है? ये मात्र मौलाना जी की बात नहीं है। इस देश में बहुत से लोग ऐसी हिमाकत करते हैं क्योंकि जो देश की पॉलिटिकल पार्टियां रही वो इन पे तालियां बजाने का काम। माइंड योर लैंग्वेज। 2013 2014 के अंदर नई सरकार बनने से पहले, 2014 में नई सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने वक्फ की प्रॉपर्टीज आचार संहिता लगने से पहले 5 दिन पहले वक्फ कैसे दे दी? पता चल गया परवरिश अच्छी नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। मेरे को लगता है, मुझे ऐसा लगता है वक्फ को लेकर हम एक विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो और उलझता जाता है, वो और उलझता जाता है। इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये और उलझता जा रहा है। कोशिश पर हमारी भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।